हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है हमारा गणितीय शिक्षण विधियों के अंतर्गत उपचारात्मक शिक्षण के बारे में। दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण को हम इंग्लिश के अंदर बोलते हैं रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग। तो दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं उपचारात्मक शिक्षण। तो दोस्तों, मैं पहले ये बता देता हूँ कि पहले हमने जब पढ़ा था निदानात्मक परीक्षण के बारे में, तो निदानात्मक परीक्षण था कि निदानात्मक परीक्षण की विशेषता ये थी कि वह बालक की जो अधिगम के अंतर्गत आने वाली दुर्बलता है उनके कारणों का तथा उसकी प्रकृति का पता लगा लेता था। ठीक है, तो दोस्तों अब हम उपचारात्मक शिक्षण के बारे में बात करेंगे। उपचारात्मक शिक्षण की विशेषता यह है कि ऐसी शिक्षण योजना है यह है कि जो सामान्य शिक्षण योजना से तो यह भिन्न होती है, क्योंकि इसके अंदर कुछ खास बातें हैं। तो पहली खास बात तो यह है कि यह निदानात्मक जो परीक्षण होते हैं उनके निष्कर्षों को काम में लेती है। निदानात्मक परीक्षणों के निष्कर्षों को काम में लेने के बाद में उनके कारणों के समाधान हेतु उपयोग में ली जाने वाली शिक्षण विधि है या शिक्षण योजना है। तो दोस्तों, इसे ही हम उपचारात्मक शिक्षण योजना कहते हैं। तो इसके अंदर दो खास बातें ये हुई कि यह निदानात्मक जो परीक्षण होते हैं, निदानात्मक परीक्षणों से जो निष्कर्ष मिलते हैं उनके आधार पर काम करती है तथा उन आधार पर जो निष्कर्ष दिए जाते हैं उनके कारणों का समाधान भी यह विधि करती है। इसलिए यह एक विशेष विधि है। इसको ही हम उपचारात्मक शिक्षण योजना कहते हैं। अब दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण योजना के बारे में तीन मनोवैज्ञानिक ब्लेयर, जोन्स तथा सिम्पसन ने बताया था। तो उन्होंने बताया था कि यह विधि क्यों विशेष है तथा इसकी प्रकृति के बारे में बताया था कि उपचारात्मक शिक्षण वास्तव में ऐसा उत्तम शिक्षण है जो बालकों की आवश्यकताओं के अनुरूप होता है। उपचारात्मक शिक्षण बालकों की आवश्यकताओं के अनुरूप होता है। इसी कारण से उन्होंने इस शिक्षण को उत्तम शिक्षण की संज्ञा दी थी तथा उन्होंने अच्छे से प्रेरित करने वाली क्रियाओं द्वारा अधिगम की ओर अग्रसर करने वाली भी बताया है। तो अच्छे से प्रेरित करने का मतलब है दोस्तों यहाँ पे अभिप्रेरणा यानी होता है मोटिवेशन, जिसको हम इंग्लिश के अंदर बोलते हैं। और अधिगम जो कार्य को जो हम करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है अभिप्रेरणा, मोटिवेट करना। बच्चों को मोटिवेट करने के लिए यह विधि बहुत ही प्रभावी रूप से काम में आती है। तो अच्छे से प्रेरित करने वाली क्रियाओं द्वारा अधिगम की ओर अग्रसर करती है तथा इनका आधार की जब बात की जाएगी तो दोस्तों इनका आधार सिर्फ और सिर्फ निदानात्मक परीक्षण ही इनका आधार होते हैं। यह एक विशेष बात है। हमेशा परीक्षा में इन दोनों में से ही क्वेश्चन जरूर से जरूर आता ही है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे, हमने जिस तरह से बात की थी कि जो उपचारात्मक शिक्षण है उसमें हम निदानात्मक शिक्षण के जो निष्कर्ष होते हैं उनको आधार बनाते हैं तथा जो निदानात्मक जो शिक्षण है जो आधार हमें प्रस्तुत करता है उन आधारों के आधार पर हम उपचार करते हैं, तो उपचारात्मक शिक्षण बनाते हैं। तो दोस्तों, कौन कौन से ऐसी त्रुटियां हैं, कारण हैं जिनका हम उपचारात्मक शिक्षण योजना को उपयोग में ला करके उसे सही करते हैं, तो हम इसके बारे में अब चर्चा करने वाले हैं। तो इसके अंदर है गणित शिक्षण में निदानात्मक शिक्षणों से त्रुटियां प्राप्त की जाती हैं। तो गणित शिक्षण के अंदर कुछ त्रुटियां पाई जाती हैं, तो उन त्रुटियों को हम बालक किस तरह से समझ नहीं पाता, उन त्रुटियों के बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहली जो त्रुटि है वह है हासिल वाले जोड़ में त्रुटि करना। दोस्तों, हम जब दहाई के अंकों से पहले वाली जो संख्या होती हैं उनके जोड़ को हम बच्चों को आसानी से सिखा पाते हैं, लेकिन जब दहाई के अंकों के बाद में हम उन्हें जोड़ करना सिखाते हैं तो उस समय बच्चों के सामने परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। तो जोड़ में त्रुटि आती है, उनको सही करना। तो ये जो दो जोड़ की जो त्रुटियां हैं ये कारण का पता लग गया है, इसलिए ये निदानात्मक शिक्षण योजना के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं सेकंड
प्रॉब्लम की कि क्या सेकंड प्रॉब्लम क्या आती है, तो संक्रियाओं के हल का सही क्रम पता न होना अथवा क्रम का पालन भूल जाना। जैसे ज्यादा पालन करने वाला जो विषय है वह गणित है, और गणित के अंदर संक्रियाओं का हल जब ही कर पाते हैं हम जब उनका सीक्वेंस में संक्रियाएं जमी हुई होती है। तो दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है खासकर गणित विषय के अंतर्गत कि हम किसी भी संक्रिया को या किसी भी स्टेप को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसका एक निश्चित क्रम होता है, उस रूल को फॉलो करते ही हम गणित विषय के संक्रियाओं को हल कर पाते हैं। तो दोस्तों इसमें सेकंड हो गया। अब थर्ड है भिन्नों एवं दशमलव संख्याओं पर समझ ना बना पाना। कुछ बच्चे होते हैं दोस्तों, कुछ बालक होते हैं जो कि भिन्नों पे और दशमलव संख्याओं पे समझ नहीं बना पाते हैं। जैसे दोस्तों √9 = 3 होता है, ये सर्वविदित है, सभी जानते हैं। लेकिन दोस्तों √9 = क्या हो सकता है, तो दोस्तों बच्चे तो उसी हिसाब से लगा पाएंगे ना अंदाजा कि जैसे यहाँ पे 9 है, इसके आगे पॉइंट लगा दिया तो यहाँ पे 0.3 लिख देंगे। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल ही गलत है। साथ ही साथ दोस्तों 0.9 को वो या इतना अंदाजा लगा पाएंगे कि ये 0.9 है इसलिए इसको 0.03 के समथिंग बना दे। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि जब हम 0.9 का रूट निकालते हैं तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 9/10। अब हम दोस्तों इसे इस तरह से लिख सकते हैं √9 होता है 3, देन हमारे पास में यहाँ पे जो रिमेनिंग रूट बचेगा वो √10 बचेगा। तो दोस्तों या तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं या फिर इसको √10 की वैल्यू को पुट करके और इसे डिवाइड करने के बाद में जो हमें वैल्यू मिलती है वही इसका रिजल्ट होगा। इसी तरह से दोस्तों फ्रैक्शंस की बात की जाए तो देखिए दोस्तों ये है प्रॉपर फ्रैक्शन और ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर जो फ्रैक्शन होता है दोस्तों उसके अंदर ये होता है कि जो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों की बात की जाती है, तो न्यूमिनेटर होता है वो लेस देन होता है डिनोमिनेटर से, तो वो तो हो जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की जब बात की जाएगी तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर जो न्यूमिनेटर होता है वह ग्रेटर देन होता है डिनोमिनेटर से। तो दोस्तों उचित भिन्न और अनुचित भिन्न इसको हम बोलते हैं। उचित भिन्न को हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, अनुचित भिन्न को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर हमेशा अंश छोटा होता है हर से, और अनुचित भिन्न के अंदर हमेशा हर छोटा होता है अंश से। तो दोस्तों इनमें यही डिफरेंस है। इस डिफरेंस को जब बच्चे नहीं पहचान पाते हैं तो हम इसके बोलते हैं भिन्न एवं दशमलव संख्याओं पर समझ न बना पाना। दोस्तों इसी तरह से मिश्रित संख्या पूर्ण संख्या होती है प्लस उचित भिन्न होती है। उचित भिन्न का मतलब हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन से। तो पूर्ण संख्या होती है दोस्तों जैसे 6 है, 6 पूर्ण संख्या है, और यदि हम 6 में 7/11 यानी 7/11 करेंगे उस कंडीशन में हमारे पास में जो मिक्सचर फ्रैक्शन बनेगा वो बनेगा 7/11। ये हमारे पास में मिक्सचर फ्रैक्शन होगा। तो जब हम बच्चे से पूछते हैं कि इसके अंदर पूर्ण संख्या क्या है और उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, तो वह यदि बताने में बता नहीं पाता है या उसको बताने में असुविधा होती है तो हम समझ सकते हैं कि बच्चे पे भिन्न एवं दशमलव संख्याओं पर समझ नहीं बन पाई है। तो इन सभी को आधार बना के हम उसे शिक्षण कार्य अधिगम कार्य करवाते हैं। और भी देख लेते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं 4th नंबर कंडीशन क्या होती है दोस्तों। समीकरणों के हल में पक्षांतरण संबंधी समस्याएं। जब हम वैल्यूज को इक्वल साइन के इधर या उधर करते हैं तो उस कंडीशन में वह पक्षांतरण नहीं कर पाते हैं, ट्रांसफर वैल्यूज को ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं, तो वह भी समस्या बालकों के सामने प्रस्तुत होती है। क्योंकि ये दोस्तों 6ठी 5वीं क्लास तक की बालकों में तो ये समस्याएं नहीं आती हैं, क्योंकि उनको तो सिर्फ जोड़ बाकी या फिर संक्रियाओं को गुणा भाग आदि सिखाया जाता है। जबकि यहाँ पे 6th क्लास से 8th क्लास के आने पर बच्चे को समीकरणों के हल किए जाते हैं तो उस समय पक्षांतरण में समस्याएं आती हैं। दोस्तों बीजीय पदों को ना समझ पाना, क्योंकि दोस्तों हम बीजीय पदों को हमेशा स्मॉल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, जैसे स्मॉल a, स्मॉल b या फिर स्मॉल x या स्मॉल y। अब इस कंडीशन में यदि हम उनको बोलते हैं किसी इक्वेशन को ऐड करवाना होता है, जैसे कि 7a + 8b
और यदि इसके अंदर हम 9a प्लस 7b इन इक्वेशंस को ऐड करवाते हैं तो वो क्या समझता है बच्चा, तो सिर्फ 7 9 यानी कि वो तो सिर्फ गणित की जो संक्रियाएं हैं 1 से लेके 10 तक या 100 तक वैसी संख्या पढ़ पाया है ना दोस्तों। इस वजह से उसके यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कि वह ए और बी जो दे रखा है इससे काफ़ी कंफ्यूज होता है, तो इसलिए वह बीजीय पदों की समझ नहीं बना पाता है। इसी कंफ्यूजन को दूर किया जाता है उपचारात्मक शिक्षण से। जबकि जो कंफ्यूजन पैदा हुआ है इसकी जो समझ हमारे अंदर आई है, जो कारण हमें पता लगा है, कारण की जो प्रकृति हमें पता लगी है, वह निदानात्मक परीक्षण से पता लगी है। दोस्तों रेखा गणितीय आकृतियों पर समझ विकसित न होना, जैसे कि बच्चा एक स्क्वायर बनाता है, स्क्वायर की जो सारी जो भुजाएं होती हैं, जो इसकी एज होती हैं वो सारी इक्वल होती है, लेकिन वह बच्चा रेक्टेंगल को और स्क्वायर को दोनों को सेम समझने लगता है, जबकि ऐसा हकीकत में होता नहीं है, क्योंकि इन दोनों के अंदर वो पैरेलल जो साइड्स हैं वो इक्वल साइड्स होती हैं, जबकि इसकी ऑल साइड्स हैं वो इक्वल साइड्स होती हैं। तो इस तरह की समझ विकसित नहीं कर पाता है, तो इस चीज का उपचार हम उपचारात्मक शिक्षण विधि के माध्यम से करते हैं या उपचारात्मक शिक्षण योजना के माध्यम से करते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं उपचारात्मक शिक्षण की योजनाएं क्या क्या होती है। तो दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत हम देखते हैं कि सबसे पहली बात है नवीन गणितीय संप्रतियों को सदैव आगमनात्मक रूप से बताना। किसी भी कॉन्सेप्ट्स को हम जब बताएं उन्हें तो वह आगमनात्मक रूप से हमें बताना होता है। दोस्तों मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि आगमनात्मक विधि क्या होती है। आगमनात्मक विधि होती है जो कि हम सॉल्यूशंस को बच्चों से ही पूछें, बच्चे उस सॉल्यूशन को निकाल के दें तो उनकी मानसिक शक्ति का विकास होगा। इसी चीज को हम आगमनात्मक रूप में कहते हैं और इसके माध्यम से बच्चे अच्छे तरीके से अधिगम कार्य कर पाते हैं। दोस्तों सेकंड है गणितीय संप्रतियों की कक्षा शिक्षण के दौरान उन्हें मूर्त रूप से समझाने के लिए शिक्षण सहायक सामग्रियों का अधिक प्रयोग करना। जैसे हम दोस्तों किसी बच्चे को गोले के बारे में बताते हैं तो उसको गेंद के माध्यम से या फुटबॉल के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से 3D फिगर होता है दोस्तों क्या स्पेयर, तो उस कंडीशन में उसको हम क्या अधिगम शिक्षण सहायक सामग्रियों के माध्यम से करवाएं तो वह ज्यादा प्रभावी शिक्षण होगा। इस तरह से दोस्तों नवीन गणितीय अवधारणा को बालकों के सम्मुख परिचित कराते समय उसके व्यवहारिक उपयोग संबंधी उदाहरण प्रस्तुत करना कि हर एक विषय वस्तु को, गणित की हर एक विषय वस्तु को जब हम व्यवहार से जोड़ेंगे तो वह काफी लंबे समय तक बच्चे के मन मस्तिष्क दिल और दिमाग के अंदर रची बसी रह पाएगी और इसी से गणित का विकास प्रभावी रूप से हो पाएगा। अन्यथा हम गणित को सही ढंग से प्रभावी रूप से अधिगम कार्य नहीं करा पाएंगे। तो दोस्तों हमें क्या करना होता है कि गणित के जो संप्रत्यय होते हैं उन संप्रत्ययों को उसके हर व्यवहार या उसके जीवन के जो दैनिक जीवन में काम में आने वाली जो विषय वस्तु होती हैं उन सभी से कोरिलेट करना होगा, तब जाके वह अच्छे से समझ पाएगा। व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर समूह बनाकर शिक्षण कार्य करवाना। दोस्तों क्योंकि हम जानते हैं किसी भी कक्ष के अंदर जितने भी बालक पढ़ते हैं उनके अंदर प्रतिभाशाली बालक, कमजोर बालक और मध्यम बालक, औसत छात्र जिसको बोलते हैं, वो सभी पढ़ते हैं। तो दोस्तों हमें ऐसा कुछ करना होता है, उनका एक समूह बनाना होता है जिसके अंदर की वो आंतरिक अंतःक्रिया के माध्यम से अच्छे से अधिगम कार्य कर सके। इस तरह पे विशेष ध्यान देना होता है। दोस्तों सबसे प्रभावी जो अधिगम होता है वह LL टाइप का अधिगम होता है। यह 70% प्रभावी होता है। क्यों होता है दोस्तों? LL को बोलते हैं लर्नर टू लर्नर, मतलब जो सीखने वाला है अधिगम करता है और अधिगम करता से अधिगम करता सीखता है तो वह सबसे प्रभावी अधिगम होता है। इस अधिगम के अंतर्गत अंतः क्रियाओं को अधिकाधिक प्रोत्साहन दिया जाता है। दोस्तों 6 नंबर पे उपचारात्मक शिक्षण की योजना के अंतर्गत है प्रश्नोत्तर विधि तथा मौखिक विधि का अधिकाधिक प्रयोग करना। मौखिक विधि से बच्चे की मानसिक शक्ति का बहुत प्रबल विकास होगा, उसी तरह से प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से वह परीक्षा जैसा माहौल पैदा कर पाएगा। उन दोनों को बातों को देखते हुए बच्चा हर एक स्थिति से, हर एक परिस्थिति से, हर एक अवस्था के अंदर लड़ने में सक्षम हो पाएगा। दोस्तों 7th है बालकों की त्रुटियों को महत्व देना तथा पुनर्बलन देकर दूर करना। सबसे मेन विशेषता यही होती है दोस्तों कि बालक को जहाँ पे त्रुटि कर रहा है उसको महत्व देना, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं मैथमेटिक्स के अंदर
सिली मिस्टेक्स भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बच्चों की छोटी छोटी गलतियों को सुधार करना परम आवश्यक होता है, तथा उन छोटी छोटी गलतियों को सुधारने के पश्चात में जब उनका हम अभ्यास कार्य करवाएं और यदि वह गलती ना करें तो उसको पुनर्वलन दिया जाए, तो पुनर्वलन के माध्यम से अधिगम बहुत ही प्रभावी तथा तीव्र होता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। और दोस्तों, वाकई बहुत अधिक मेहनत लगती है प्रत्येक वीडियो को बनाने में। तो दोस्तों, आपसे आशा है कि आप इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।